हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का 8th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 40 टॉपिक हम प्रीवियस 7 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स के बारे में, देन चर्चा करेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, एक रिपोर्ट मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी क्या होती हैं, चीता टास्क फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बेगम समरू के बारे में चर्चा करेंगे, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आज हम लेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स है, ऑफशूट है स्टार्टअप इंडिया प्लान का, यानी कि शाखा है स्टार्टअप इंडिया प्लान की, जो कि इनेबल करता है स्टार्टअप्स को कि वे कोलेटरल फ्री लोन प्राप्त कर सकें फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो CGSS है उसका उद्देश्य है कि वे प्रोवाइड कराए क्रेडिट गारंटी फॉर स्पेसिफिक लिमिट, जो कि मेंबर इंस्टीट्यूशन को जो कि फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं एलिजिबल बोरोअर्स को। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो क्रेडिट गारंटी है लोन की फॉर एक्सटेंडेड है केवल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक तक। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो CGSS है ऑफशूट है स्टार्टअप इंडिया प्लान का, तो ये करेक्ट है। सेकंड में जो बात की गई है कि जो CGSS है उसका उद्देश्य है कि मेंबर इंस्टीट्यूशन को वह गारंटी प्रोवाइड कराए फॉर स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लोन्स के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये क्रेडिट गारंटी केवल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक तक है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के साथ साथ NBFC, साथ ही साथ जो सेबी के अंतर्गत जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो फंड होते हैं उस तक भी ये गारंटी एक्सटेंडेड है। तो इसलिए इसका जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर है B 1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसने नोटिफाई किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स को। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके साथ हाई रिस्क परसेप्शन जुड़ा होता है, जिसके कारण से उनको लोन आसानी से नहीं मिल पाता, जिससे उनका जो फंड की अवेलेबिलिटी की जितनी ज़रूरत होती है उतना उनको लोन नहीं मिल पाता, जिसके कारण से वह अपना जो स्टार्टअप है वह सेटअप नहीं कर पाते। जिसके कारण से गवर्नमेंट ने इस स्कीम को नोटिफाई किया है, जो कि गारंटी प्रोवाइड कराएंगे स्टार्टअप्स को जो लोन प्रोवाइड कराएंगे। ये जो स्कीम है एक तरीके से शाखा है स्टार्टअप इंडिया प्लान की, जो कि इनेबल करेगी स्टार्टअप्स को कि वे कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कर ले सकें। इसके अलावा जो उनका जो उद्देश्य है कि वे क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड कराएंगे जो मेंबर इंस्टीट्यूशन है फॉर स्पेसिफिक लिमिट तक, जितनी वे एक बोरोअर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी गारंटी ये CGSS स्कीम के अंतर्गत ली जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इस क्रेडिट गारंटी में जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं, साथ ही साथ जो NBFC हैं एंड जो सेबी के अंतर्गत जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो फंड होते हैं वे भी इसके अंतर्गत स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो वह भी इसके अंतर्गत गारंटीड किए गए हैं। इसके अलावा इसमें जो क्रेडिट गारंटी दी गई है वह इंडिविजुअल केसेस के आधार पर दी जाएगी। उसको कैप किया गया है 10 करोड़ पर केस। साथ ही साथ जो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट अमाउंट होगा, जो भी इसमें से कम होगा, उसके आधार पर उनको गारंटी प्रोवाइड कराई जाएगी। और हम बात कर लेते हैं सेबी के अंतर्गत जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं उसके बारे में। जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं, जो कि जो नॉन ट्रेडिशनल जो एसेट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर इनके हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया या वेंचर कैपिटल फंड हो गया, तो इस तरीके के जो फंड होते हैं वे एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में जाने जाते हैं, जो कि एक नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की, जो कि इसको गारंटी प्रोवाइड कराएगी। तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि इनकॉर्पोरेट की गई थी 1956 कंपनी एक्ट के अंतर्गत 2014 में। साथ ही साथ इसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये होली ओन्ड कंपनी है, जो कि एज एक्ट करती है कॉमन ट्रस्टी कंपनी के रूप में मल्टीपल क्रेडिट गारंटी फंड के।
इसका जो क्रेडिट गारंटी जो प्रोग्रामर्स हैं वह एक डिज़ाइंड है फॉर शेयर द जो लैंडिंग रिस्क को शेयर करना, जो कि लैंडर्स प्रोवाइड कराते हैं लोन उनकी, और लैंडर्स को गारंटी प्रोवाइड कराता है। तो ये था क्वेश्चन हमारा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है एक डिजिटल फॉर्म है ऑफ पेपर करेंसी का है, जो कि क्रिप्टो करेंसी के समान है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो डिजिटल फियाट करेंसी है और सीबीडीसी है ये भी ट्रांजैक्ट की जा सकती है वॉलेट में, जो कि बैक्ड होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल फॉर्म ऑफ पेपर है, करेंसी है, जो कि किसकी तरह है, क्रिप्टो करेंसी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं है बल्कि क्रिप्टो करेंसी से अलग है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं होती, जबकि सीबीडीसी के पीछे एक लीगल बैकिंग होगी आरबीआई की। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये डिजिटल फिएट करेंसी है सीबीडीसी, जो कि ट्रांजैक्ट की जा सकती है यूजिंग द वॉलेट और जो कि बैक्ड किया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी आरबीआई ने रिलीज किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से संबंधित कंसेप्ट नोट को। अर्लियर जो अभी बजट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इन द यूनियन बजट में, साथ ही साथ जो इनने प्रपोज किया था आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट को, जो कि इनेबल करता लॉन्च को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए। इसके बाद अगर हम बात कर ले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी के समान नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई रेगुलेटरी फर्म नहीं है। जबकि जो डिजिटल जो सीबीडीसी होगी उसके पीछे आरबीआई की लीगल बैकिंग होगी, उस आरबीआई के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाएगा। इसके अलावा ये एक तरीके से फिएट करेंसी के रूप में होगी, जो कि एक दूसरे से चेंज की जा सकती है, एक्सचेंजेबल है 1 to 1। साथ ही साथ फिएट करेंसी उन नेशनल करेंसी को कहा जाता है जितना उसके ऊपर जो वैल्यू अंकित होती है उसके आधार पर उसकी मार्केट में वैल्यू होती है, उसकी जो मटेरियल की क्वांटिटी के आधार पर उसकी वैल्यू नहीं होती, जैसे कि गोल्ड की होती है या अदर सिल्वर्स की जो कमोडिटी होती हैं उनकी जो वैल्यू उनकी जो क्वांटिटी के आधार पर होती है। जबकि फिएट करेंसी में जो उस पर अंकित होता है, जैसे कि 1 रुपये का ये सिक्का है, तो ये इसका जो सिक्के की कीमत चाहे वह मटेरियल के हिसाब से देखा जाए तो वह काफ़ी कम होगी, लेकिन उस पर जो 1 रुपया लिखा गया है तो उसके आधार पर उसकी वैल्यू मार्केट में चलती है। जो सीबीडीसी होगी वह एक डिजिटल फिएट करेंसी के रूप में होगी, जो कि ट्रांजैक्ट की जा सकेगी यूजिंग द वॉलेट और जो कि बैक्ड किया जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर। ये जो सीबीडीसी का जो कॉन्सेप्ट है ये इंस्पायर्ड है बिटकॉइन से, लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत डिसेंट्रलाइज ये वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइन, जबकि जो ये सीबीडीसी होगी उसको पीछे से लीगल बैकिंग दी जाएगी आरबीआई के द्वारा, उसको रेगुलेट किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। जबकि अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो उसके पीछे ऐसी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, वह डिसेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी है। अगर हम बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वह रिस्क को मिटिगेट कर सकेगा, साथ ही साथ जो हैंडलिंग जो फिजिकल जो करेंसी की जो हैंडलिंग कॉस्ट आती है उसको रिड्यूस कर सकेगा। इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी के तरफ जो लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है बिटकॉइन की तरफ, उसको रोका जा सकेगा। जब आरबीआई के द्वारा उन्हें एक सीबीडीसी के रूप में एक बेहतर माध्यम दे दिया जाएगा तो वो क्रिप्टो करेंसी और जब बिटकॉइन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर हम ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो बहामास एक फर्स्ट इकोनॉमी थी जिसने कि लॉन्च किया था नेशन वाइड सीबीडीसी को $100 के रूप में। इसके अलावा जो नाइजीरिया है उसने 2020 में ई नायरा को लॉन्च किया था। चाइना फर्स्ट जो मेजर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो चाइना फर्स्ट कंट्री थी जिसने पायलट जो डिजिटल करेंसी ECNY को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया है। कोरिया, स्वीडन, जमाइका, यूक्रेन ये कुछ कंट्री हैं जिन्होंने इस तरीके की डिजिटल करेंसी को टेस्टिंग की शुरुआत इन्होंने कर दी है। इसके बाद हम इसकी बात करें इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे। जो कॉम्बिनेशन एक तरीके से ट्रेडिशनल और जो अभी इनोवेटिव जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनका एक कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ इससे उनकी हैंडलिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी।
इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हैं वो भी आसानी से इसके अंतर्गत किए जा सकेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन को इसमें बढ़ाया जा सकेगा क्योंकि वह डिजिटली रूप में करेंसी होगी, तो जिससे एक बेटर टैक्स एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस उसके अंतर्गत किया जा सकेगा। अगर इसमें हम कंसर्न की चैलेंजेस की बात करें तो एक प्राइवेसी कंसर्न है, इसमें लोगों का डेटा होगा जिसके ब्रीच होने का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा अदर रिस्क की अगर हम बात करें तो इसमें हायर कॉस्ट आएगी अपग्रेडेशन करने के लिए, साथ ही साथ इसकी ऑपरेशनल रिस्क और जो इंटरमीडियरीज को बियर करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है, जो ऑपरेशनल जो बर्डन आएगा उसकी कॉस्ट आ जाएगी सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी पर। तो इस तरीके के कुछ कंसर्न इसके साथ हैं। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया सीबीडीसी के ऊपर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिपोर्ट से संबंधित है। इसमें यह पूछा गया है कि जो मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री रिपोर्ट है, अभी रिसेंट में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया है? आईपीसीसी, IUCN, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड डी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी रिलीज किया है मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री रिपोर्ट को। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। FAO ने अभी इसको मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री रिपोर्ट को लॉन्च किया। मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि जो अभी हमारी रिसेंट में पॉलिसीज चल रही हैं, स्ट्रेटजीज चल रही हैं, उसके अंतर्गत हम बायोडाइवर्सिटी को भी शामिल करें, जिससे कि प्रमोट किया जा सके कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को। इसके अलावा अगर हम देख लें इसकी की रिकमेंडेशंस क्या रही, इसने बताया कि जो डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू है, जो अलार्मिंग रेट पर है 10 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर, जो कि लोअर इनकम जो ट्रॉपिकल्स कंट्री हैं उनके अंतर्गत डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू है। साथ ही साथ जो इलीगल फॉरेस्ट एक्टिविटी भी चल रही है और जो कि टिम्बर की जो हार्वेस्टिंग है वो लगभग 15 से 30% ग्लोबल टिम्बर प्रोडक्शन की इलीगल तरीके से टिम्बर हार्वेस्टिंग की जाती है। जो लो प्रोफाइलिंग कंजर्वेशन है, जो कि आउटसाइड अगर प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें जैसे नेशनल पार्क है या सेंचुरीज है, उसके बाहर अगर कोई कंजर्वेशन की बात करें तो काफ़ी लो प्रोफाइल है। इसके अलावा इनसफिशिएंट कैपेसिटीज़ है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि इन्फोर्स कर रहे हैं फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशन को, तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो इंडिजिनियस पीपल हैं, लोकल कम्युनिटी हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिलता है। ये हमने डिस्कस किया मेन स्ट्रीमिंग इन बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2020 में पूछा गया था, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में इसमें कहा गया है कि इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी की अगर बात की जाए, अल्पकालिक ऋण वितरण की अगर बात की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर करते हैं ज़्यादा क्रेडिट इन कंपैरिजन टू द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका, कि वे प्रोवाइड कराते हैं फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी कि पैक्स को। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इस पर अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट में बात करें कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है वे ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड कराता है इन कंपैरिजन टू द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के द्वारा लगभग 78 से 80% तक फंड प्रोवाइड कराया जाता है फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें डीसीसीबी का, तो ये केवल आपके 15% के आसपास एग्रीकल्चर सेक्टर को फंड प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा अगर रूरल बैंक की बात कर लें तो ये केवल 5% फंड प्रोवाइड कराता है फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट में बात करें कि जो डीसीसीबी का जो प्रोवाइड एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वह प्रोवाइड कराता है फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा A1 ओनली, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा B2 ओनली। तो चलिए देख लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उसको अभी सारी पंचायतों में कंट्री में इस्टेब्लिश करने के लिए यूनियन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया। ये यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेशन कर रहे थे ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का। उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो पैक्स हैं वह उसको सभी पंचायतों में इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगर हम पैक्स की अगर बात कर लें प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की, तो ये 41% ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स को
जो कि कंट्री के अंतर्गत सभी एंटिटीज़ के द्वारा दिए गए हैं। अगर हम उसमें से बात कर लें कि देश में 41% अगर देश के अंतर्गत किसी एंटिटी के द्वारा दिए गए हैं केसीसी, तो उसमें से 95% जो केसीसी दिए गए हैं वो पैक्स के द्वारा दिए गए हैं। साथ ही साथ जो पैक्स है एक सोसाइटी के अंतर्गत स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में ही कैबिनेट कमेटी के द्वारा इसका कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया था पैक्स का, जिससे कि इसके अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके। अगर हम बात करें कि ये कंट्री के लोएस्ट टीयर को में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा 3 टीयर शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट है, उसके 3rd टीयर पे इनका स्थान आता है, जो कि लगभग 13 करोड़ फार्मर्स को ये कंप्राइज करता है। और ये एक रजिस्टर्ड है एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में, जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है टू देयर मेंबर्स। अगर हम कंट्री में बात कर लें तो अभी 65,000 से ज़्यादा एक्टिव पैक्स हैं इन द कंट्री। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो 3 टीयर स्ट्रक्चर है, उनमें अगर 2 टीयर्स की अगर हम बात करें तो एक है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एट द स्टेट लेवल, और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। और अगर हम रूरल लेवल की बात करें तो उसमें पैक्स सोसाइटी 3rd टीयर की स्थिति में है। अगर हम पैक्स की अगर बात करें तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के परव्यू में नहीं आता, ये इसके कारण इसे आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के परव्यू में ये नहीं आता, इसके कारण से इसको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को। अगर हम बात कर लें जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनका 3 टीयर स्ट्रक्चर है, जिसमें एक स्टेट लेवल पर है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, एक और जो रूरल लेवल पर है उन्हें हम पैक्स के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें जो आरबीआई के हमने डेटा की बात की थी कि अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शॉर्ट टर्म लैंडिंग की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के द्वारा की गई है, जो कि 78 से 80% तक, जबकि जो 3 टीयर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पैक्स के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं 15 से 16%, जबकि आरआरबी केवल 5% एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं, वह उनका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एफिलिएटेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चीता टास्क फोर्स से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि फंक्शनिंग ऑफ द चीता टास्क फोर्स है, ये फैसिलिटेट करेगा एनटीसीए के द्वारा, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। सेकंड में कहा गया है कि जो टास्क फोर्स है ये रिमेन ऑपरेशनल रहेगी फॉर पीरियड फॉर 2 ईयर्स के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो चीता मित्रस हैं या चीता जो फ्रेंड हैं, ये इन्वॉल्व होंगे अवेयरनेस फैलाने के लिए अबाउट द चीता अमंग सा जो भी कम्युनिटी होंगी उनके बीच में, साथ ही साथ जो विलेजेस होंगे बीच आसपास के, जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो फंक्शनिंग है चीता टास्क फोर्स की ये फैसिलिटेट की जाएगी एनटीसीए के द्वारा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो टास्क फोर्स है जो ऑपरेशनल रहेगी फॉर पीरियड फॉर 2 ईयर्स, तो ये भी करेक्ट है। जो चीता मित्रस की बात की गई है कि ये अवेयरनेस बढ़ाने का काम करेंगे आसपास के गाँव में, कम्युनिटी के बीच में, जिससे कि जो एनिमल और जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3 ऑल। चलिए जान लेते हैं अब इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक टास्क फोर्स गठित की गई है, चीता टास्क फोर्स इन कूनो नेशनल पार्क में, साथ ही साथ आगे अगर कोई चीता का डेजिग्नेटेड एरिया होगा उसके लिए। जो चीता टास्क फोर्स का जो काम होगा उसको फैसिलिटेट किया जाएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, और जो टास्क फोर्स ऑपरेशनल रहेगी पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। इसके अलावा जो एम्पावर्ड है जो अपॉइंट सब कमेटी, इसको जो रेगुलरली विजिट कर सके जहाँ पर चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इस तरीके की ये अपॉइंट कर सकती है सब कमेटी को। साथ ही साथ ये चीता से संबंधित जो भी हेल्थ स्टेटस है उसको भी रिव्यू कर सकती है, उसको मॉनिटर कर सकती है। इसके अलावा उनके जो क्वारंटाइन एरिया है उसको भी ये मेंटेन इसके द्वारा किया जाएगा।
अगर हम बात करें चीता मित्रास की, तो चीता मित्र और चीता फ्रेंड्स के होंगे जो रेजिंग अवेयरनेस करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे आसपास के गांव और कम्युनिटी के बीच में, जिससे कि जो ह्यूमन और जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके। इस पर अभी 400 चीता मित्रास को अभी 51 विलेज में ट्रेन किया जा रहा है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा। अगर हम बात कर लें चीता के रीइंट्रोडक्शन के बारे में, तो अभी इंडिया 5 फीमेल्स और 3 मेल चीतास को कहाँ से लेकर आया था, नामीबिया से लेकर आया था इन मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क में। ये जो कूनो नेशनल पार्क है वह अदर जो कैट्स हैं जैसे कि लियोपार्ड और लॉयंस, उनको भी यहाँ पर होम है। इसके अलावा जो इनको यहाँ पर क्या अबेंडेंट ग्रासलैंड है, जिसके कारण से जो हिरण जो इनके जो शिकार हैं उनको आसानी से प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये फर्स्ट टाइम इस तरीके का लार्ज कॉर्निवर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में रीइंट्रोड्यूस किया गया है इन द जंगलों में, इन द वाइल्ड में। अगर हम चीता की बात करें तो ऑफिशियली इसको एक्सटेंड घोषित कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा 1952 में, ड्यू टू द जो ओवर हंटिंग। साथ ही साथ इनका जो शिकार है वह काफ़ी यहाँ पर कम बचा था, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रासलैंड था वो लॉस हो गया था पूरी तरीके से फॉरेस्ट हैबिटेट में। अगर हम बात करें रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता की, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रखता है, क्योंकि चीता एक की स्टोन स्पीसीज है। की स्टोन स्पीसीज वह स्पीसीज होती हैं जो कि आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको पूरी तरीके से प्रभावित करती हैं और आसपास के जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरीके से निर्धारित करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया है तो एक तरीके से इको टूरिज्म को भी यहाँ पर प्रमोट किया जा सकेगा। अगर हम बात करें तो चीता की ये पार्ट ऑफ अपेंडिक्स 1 में आता है, जो साइट्स की लिस्ट है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज और वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जो कि साइट्स लिस्ट होती है। इसके अंतर्गत 3 अपेंडिक्स होती हैं, उसके अंतर्गत ये अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। इसके अलावा अगर हम इसके आयुष्यन स्टेटस की बात करें तो जो अफ्रीकन चीता है, 2 टाइप के चीते हैं, अफ्रीकन चीता और एक एशियाटिक चीता। जो अफ्रीकन चीता है वल्नरेबल है और जो एशियाटिक चीता है वह क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ये ओनली लार्ज मैमल है जो कि एक्सटेंट हो गया है कंट्री से सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। अगर हम इन दोनों के अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता के बीच में डिफरेंस देखें तो इनका जो आयुष्यन स्टेटस है वह वल्नरेबल है अफ्रीकन चीता का, और जो एशियाटिक चीता है वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स की अगर लिस्ट में बात करें तो ये अपेंडिक्स 1 में आता है और ये भी अपेंडिक्स 1 में आता है। इसके अलावा अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 6500 से 7000 तक है, जो अफ्रीकन चीता है जो कि प्रेजेंट है अभी वाइल्ड में। इसके अलावा अगर एशियाटिक चीता की अगर हम बात करें तो ये केवल ईरान में रह गए हैं। पहले भारत का प्लान था कि ये जो कि हमारे जहाँ 1952 में जो एक्सटेंट हुए थे चीता वो एशियाटिक चीता थे, तो भारत का प्लान था कि जो चीता को लाया जाए, ईरान से चीता को पहले लेकर आ रहे थे एशियाटिक चीता को, लेकिन अब वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा इसको परमिशन नहीं दी गई। इसके कारण से नामीबिया से अफ्रीकन चीता को भारत में रीइंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये काफ़ी इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है एशियाटिक चीते से। अगर हम इनकी बात कर लें एशियाटिक चीता की तो स्मॉलर होते हैं पेलर देन जो अफ्रीका चीता है उससे। साथ ही साथ इन पे फर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसका जो हेड है वो स्मॉल होता है, नेक है लॉन्ग होती है। साथ ही साथ इसकी जो आइज़ हैं ये कई तरह की कैट लाइक अपीयरेंस देती हैं। यह आप अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता को देख सकते हैं। अगर हम बात करें कूनो नेशनल पार्क की तो ये एमपी में इस्टेब्लिश है 1981 में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। इसके अलावा जो एशियाटिक लॉयन हैं जो कि गिर के जंगलों में हैं उनको भी रिलोकेट करने की बात चल रही है, उनको भी कूनो नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया चीता टास्क फोर्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि जो बेगम समरू हैं उनका जो फेमस चर्च है वह कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर उसको बनवाया गया था। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट में माउंट आबू, सरदाना, आगरा या लखनऊ। तो इसमें चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है सरदाना। अगर हम बात करें अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में, ये अभी चर्चा में इसलिए रही क्योंकि जो अभी जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को एज अ मार्क ऑफ इनकी जो 200वीं एनिवर्सरी थी, जो इनके द्वारा 1822 में बेसिलिका ऑफ अबर ये लेडी ग्रेसिस का जो चर्च है बेसिलिका ये बनवाया गया था 1822 में।
तो इसको अभी 200 वर्ष हो चुके हैं इसको बने हुए। तो फर्स्ट जो वीक ऑफ अक्टूबर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 200वीं एनिवर्सरी के रूप में। ये जो चर्च था, जो बेसिलिका था, इसको बनवाया गया था 1822 में बेगम समरू के द्वारा, जो कि एक अगर उनको कहा जाए तो ये ओनली कैथोलिक क्वीन थी इन इंडिया। अगर हम उनकी बात करें तो पहले मुस्लिम थी और उन्होंने अपना धर्म को कन्वर्ट किया था और वह कैथोलिज्म में कन्वर्ट हुई थी। साथ ही साथ वे एक डांसिंग गर्ल के रूप में भी जानी जाती थी। इसके अलावा वे वॉरियर थी। साथ ही जो कंटेम्प्रेरीज हैं उनके, उनको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि वे एक वॉरियर थी, एक एरिस्टोक्रेट थी। साथ ही साथ वे जो ड्रेस करती थी वो लाइक अ मैन करती थी। साथ ही डार्क टर्बन वह पहनती थी। तो इस तरीके से उनको डिस्क्राइब किया गया है कंटेम्प्रेरीज के द्वारा। अगर हम सरदाना की बात कर लें तो सरदाना जहाँ पर ये बेसिलिका है वह ये आपका दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर मेरठ के पास में स्थित है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बेगम समरू के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आज हम लेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ आपको पेयर्स दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो इस पर फर्स्ट में लेक बेकाल जो कि रसिया में, सेकेंड में पूछा गया है लेक अकान जो कि इंडोनेशिया में, लेक मोटानो जो कि जापान में, एंड किंगई लेक जो कि चाइना में। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कोड्स। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें अगर हम बात करें लेक बेकाल की तो ये रसिया में स्थित है, तो ये करेक्ट है। लेक अकान की बात करें तो लेक अकान इंडोनेशिया में नहीं है बल्कि लेक अकान है जापान में। लेक मोटानो की अगर हम बात करें तो लेक मोटानो जापान में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में है। किंगई जो लेक है वह चाइना में स्थित है। तो इसलिए इसमें जो सेकंड और थर्ड रॉन्ग है, फर्स्ट एंड फोर्थ सही हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 4 ओनली। चलिए देख लेते हैं अभी मेजर लेक्स के बारे में एशिया की, जो कि लेक बेकाल है जो कि रशिया में है, लेक अकान है जो कि जापान में है, किंगई है जो कि एंड लेक कांका है जो कि सिचुएटेड है चाइना में, डल लेक, चिल्का लेक, बेमनाथ, पुलिकट, सुखनारे जो लेक है वह इंडिया में स्थित है। लेक मोटानो की अगर हम बात कर लें तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। अगर हम बात करें इन लेक्स के बारे में, अगर हम लेक को नॉर्थ अमेरिका से देखें तो ग्रेट बियर लेक ये कनाडा में, ग्रेट स्लेव लेक ये भी कनाडा में, ग्रेट लेक्स ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा लेक निकारागुआ ये निकारागुआ में स्थित है। जो लेक मैरेकोबो है जो कि साउथ अमेरिका में है, वेनेजुला में स्थित है। लेक टिटिका की बात करें तो ये पेरू एंड बोलिविया में की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा हम यूरोप की बात करें तो लेक लडोगा है ये कि रसिया में स्थित है। लेक जेनेवा फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा जो डेड सी है ये आपका जॉर्डन और इजराइल की सीमा से लगता है। अगर हम कैस्पियन सी की बात करें तो इसकी अगर बॉर्डरिंग कंट्री को अगर हमें याद करना हो तो इसको हम तारीख के रूप में याद कर सकते हैं। तारीख यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। और अगर अराल की बात करें तो इसको हम यूके के रूप में याद कर सकते हैं, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। इसके अलावा जो लेक चाड है ये आपकी सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है जो कि नाइजर, नाइजीरिया, चाड एंड कैमरून की सीमा पर है। इसके अलावा हम लेक विक्टोरिया की बात करें तो ये मेनली तंजानिया और युगांडा में है लेकिन इसकी सीमा केन्या से भी लगती है। लेक तंजानिका की बात करें तो ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी ये 4 देशों से लगती है। लेक मालावी की अगर हम बात करें तो ये मोजाम्बिक, मालावी एंड तंजानिया से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा हम लेक बेकाल की बात करें तो ये रसिया में स्थित है। किंगई लेक की बात करें तो ये चाइना में स्थित है। जो टोनले सेप की बात करें तो ये कंबोडिया में स्थित है। लेक टोबा की बात करें तो ये इंडोनेशिया में है और लेक आयर ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये हमने हर एक कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट लेक्स को कवर किया। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।